अंग्रेज सरकार ने शायद उन्हें संदेश दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी वैयक्तिक राय है, आप इस राय से सहमत होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, परंतु कहा जाता है कि जिंदगी कुछ इशारा देती है हमें, जीवन जीने का तरीका सिखाती है हमें। शायद उसी प्रकार का कुछ निर्देश अंग्रेज सरकार ने ही प्रेमचंद को दिया है क्या, ऐसा कभी कभी मेरे सामने प्रश्न पैदा होता है। और हिंदी साहित्य में इतना महान लेखन, इतना आदर्शवादी लेखन जो प्रेमचंद कर चले गए हैं, आज भी वह लेखन समकालीन 2021 की परिस्थिति में भी लागू हो रहा है। कई प्रकार की कहानियां, जब हम उनके कहानियों का उल्लेख, मैं कुछ चुनिंदा कहानियों का उल्लेख भी मैं बाद में करूंगा, परंतु जो प्रेमचंद शुरू में तिलस्मी, अयारी और जासूसी लेखन कर रहे थे, धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आता है। संसार का सबसे अनमोल रत्न ये कहानी अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप पढ़ते हैं तो लेखन कार्य में जरूर आपको अंतर दिखाई देगा छात्रों। लेखन की प्रक्रिया में, लेखन की कला में जरूर आपको अंतर दिखाई देगा। और एक मौलव से शुरू में उन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई, परंतु माताजी आनंदीबाई का वे जब 8 वर्ष के थे तभी निधन हो गया। माताजी के निधन के दुख का बड़ा सा पहाड़ उनके परिवार पर आ गया। 8 वर्ष की प्रेमचंद की उम्र में उनकी माताजी आनंदीबाई उनको छोड़कर चली गई, परंतु माताजी घर पर न रहने के पश्चात भी बच्चों, पिताजी भी नौकरी करते थे, एक क्लर्क की, कई जगह उनका तबादला बार बार होता था। और ऐसे समय में प्रेमचंद पढ़ रहे थे और कहा जाता है कि प्रेमचंद बाद में जब लेखन कार्य उन्होंने शुरू किया, जमाना जैसी पत्रिका, माधुरी जैसी पत्रिका, जागरण जैसी पत्रिका, मर्यादा जैसी पत्रिका, चांद जैसी पत्रिका, कई पत्रिकाओं में शुरू में प्रेमचंद जी लेखन करते थे। हंस पत्रिका जो शीर्ष स्थान पर है, आज भी हर महाविद्यालय के ग्रंथालय में हंस नहीं है, ऐसा कोई महाविद्यालय भारतवर्ष में नहीं होगा मुझे लगता है। इस पत्रिका का संपादन कार्य प्रेमचंद जी ने संभाला है और कई उभर लेखकों को लेखन कार्य से रूबरू होने का मौका भी शायद तो हमारे सामने एक आदर्श करते हैं। मुझे सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बीच में आवाज चली गई थी अभी 1-2 मिनट पहले। सर आवाज अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, क्या हुआ सब बीच बीच में वो फोन आ रही है इसलिए कट हो रहा है, माफ करें। कोई बात नहीं। मुझे कितना बोलना है ये सूचित करिए, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा और आप कहेंगे मुझे सूचित करें सर। 10-15 मिनट जो भी 10 मिनट रख सकते बात आप। कोई बात नहीं, तो ये कोई बात नहीं सर। इस प्रकार प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास है छात्रों, कायाकल्प, जो पुनर्जन्म की कथा पर आधारित है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो भी आप छात्रों पढ़ लीजिए। 11 उपन्यास लिखे प्रेमचंद जी ने और 2 नाटक लिखे प्रेमचंद जी ने। उनका पहला उपन्यास कायाकल्प अगर आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन पर आधारित जरूर है, परंतु पुनर्जन्म हम मानते हैं, हम जीवन यापन करते समय हर दिन हमारा जीवन अच्छा घटित
अधिक हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं। अपने से कोई छात्र को अगर दैनंदिनी लिखने की आदत होगी तो हम शाम को अपनी, या कल सुबह, हो सकता है किसी को अगर आदत होगी तो दैनंदिनी लिखते समय हम अपने आप की झांकी, अपने आप की परछाई प्रस्तुत करते हैं उसमें, और हम हर दिन अच्छा कार्य करना चाहते हैं ताकि अगला जन्म हमारा अच्छा हो। इसी कल्पना को लेकर, पुनर्जन्म की कल्पना को लेकर प्रेमचंद जी ने कायाकल्प नाम का उपन्यास प्रस्तुत किया है, उसका लेखन किया है। कई उपन्यास है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, गबन है, गोदान है, मंगलसूत्र है, ऐसे कई प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमचंद जी के। परंतु गोदान को भी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है बच्चों, क्योंकि गोदान उपन्यास में कृषक जीवन की विभिन्न समस्याएं जो है, जो आज 2021 में भी आज भारत का किसान जिन समस्याओं को भुगत रहा है, जिन समस्याओं को अनुभव कर रहा है, समकालीन समय में भी वही समस्या थी, आज भी वही समस्या है। समस्या में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया होगा काल और समय के अनुकूल बच्चों, परंतु किसान के जीवन से समस्याएं हटी नहीं है। विदेशों के किसान और भारतीय किसानों की जब हम तुलना करते हैं तो कई सुविधाएं विदेशी अमेरिका, जापान जैसे प्रगत राष्ट्रों में किसानों को दी जाती है, परंतु भारतवर्ष में किसानों को लेकर ऐसी कोई सुविधाएं आज भी किसानों को नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी व्यथा किसानों की आज भी है। जिस व्यथा को गोदान जैसे उपन्यास में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, महाजनी सभ्यता कई समस्याएं, आज भी साहूकारी समस्याएं किसानों से दूर नहीं हुई। भाई भाइयों में बंटवारा आज भी हो रहा है। गोदान में भी होरी के भाई हीरा और शोभा की बंटवारी का प्रसंग दिखाया गया है बच्चों। जिन भाइयों को जान से ज्यादा होरी चाहते थे, वही भाई होरी ने ही पैसे कराकर रखे हैं, ये आरोप अपने ही भाई पर करते हैं और कारणवश अलग होते हैं। आपने गोदान उपन्यास पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सभी छात्रों से मेरी विनती है कि आप इसे पढ़ लीजिए। भाई भाई की दुश्मनी हो, एक सगा भाई ही हीरा होरी की गाय को जहर देकर मारता है। जो गाय होरी ने अपने मित्र भोला से उधार लाई है, 80 रुपए में, 80 रुपए गाय की कीमत थी उस वक्त बच्चों, आज 80,000 रुपए गाय की कीमत हो गई है। भारतीय किसान के घर में गाय होना ये पवित्रता मानी जाती है। आज भी गाय पवित्रता का लक्षण है, पवित्र गाय है हमारे भारतीय संस्कृति में, वो माता कहा जाता है उसे। परंतु आज भी किसी देहात में जाइए, आज कई किसानों के घर में गाय नहीं है, क्योंकि 80,000 गाय की खरीदी करने के लिए, गाय खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं जमा हो रहा है। आज भी ये समस्या, किसान इस समस्या से जूझ रहा है। और ये जो महाजनी सभ्यता है, छुआछूत की समस्या है, अज्ञान की समस्या है, बेमेल विवाह की समस्या है। उनका बेटा गोबर भोला की लड़की दुनिया के साथ जब शादी करता है, अंतरजातीय विवाह की समस्या, वो बच्चों 100-125 साल पहले प्रेमचंद जी ने समाज के सामने उठानी थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि देश उस वक्त भी पारतंत्र में था। कई समाज सुधारक उस वक्त भी अंतरजातीय विवाह की कोशिश कर रहे थे। राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारक हो, स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक हो, रानडे जी जैसे समाज सुधारक हो। ऐसे काल में प्रेमचंद अपने गोदान उपन्यास में और भोला की बेटी छनिया, जो अलग अलग जाति के हैं, उनकी शादी की बात को लेकर साहित्य में लेखन करते हैं और अंतरजातीय विवाह को अप्रत्यक्ष रूप में बच्चों, जिसको हम अंग्रेजी में सपोर्ट कहते हैं, सहारा देने की, समाज को एक सहारा देने
दिखाने की कोशिश करते हैं। अंतरजातीय विवाह समाज की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हम सारे मानव, सभी का खून एक जैसा ही है, लाली है। चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, चाहे हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है बच्चों, परंतु हमारा कर्तृत्व जरूर हमारे हाथ में। भोला की मित्रता देखिए गोदान उपन्यास में, आज भी वही मित्रता भारतीय किसानों में, देहातों में जरूर दिखाई देती है। उधार देता है भोला अपनी गाय पूरी को। जब गाय लेकर सुबह सुबह आया था, उस उपन्यास में चित्रण हुआ है बच्चों, तब होरी देखता है, होरी का मन ललचाता है कि ये गाय ऐसी अगर गाय हमारे घर में आई तो कितना अच्छा होगा। बोला उसकी मन की बात जानता है, भूसा मांगने के बहाने वह रुकता है भी वहाँ वहाँ, परंतु वह गाय कहता है चाहिए आपका दिल आया होगा तो, मन ललचाया होगा तो ले लीजिए गाय, पैसे जब चाहे दे देना। कितनी उदारता है भारतीय किसानों में, परंतु भारतीय किसानों की समस्या जैसी भोला में उदारता है, वैसी उदारता बच्चों आज अगर भारतीय सरकारों में या राज्य शासन सरकारों में अगर आ गई किसानों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि किसानों के जीवन में कोई समस्याएं होगी। ज्यादा मात्रा में समस्या तो हर किसी के पीछा नहीं छोड़ती, इस बात को मैं भी नकारता नहीं, परंतु भारत सरकार, हमारी राज्य सरकारें किसानों को आज किस प्रकार की मदद कर रही है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। उस काल में भी उसी प्रकार का माहौल था, लेकिन हमारे देश में पारतंत्रता थी, अंग्रेजों का राज था, हम मान लेते, परंतु आजाद देश में भी आज भारतीय किसान समस्याओं से जूझ रहा है। पटेश्वरी, दाता दीन, माता दीन जैसे कुछ पात्र आपने पढ़े होंगे छात्र उस उपन्यास में। साहूकारी परंपरा का जिक्र किया है। पटेश्वरी ब्याज खाकर हजारों रुपए कमा लेते। आज भी समाज में साहूकारी परंपरा चल रही है। किसान आज भी साहूकारों के पास बीज बोते समय, बुआई करते समय, आज भी हर दिन जून का महीना, हर साल जून का महीना जब आता है तो आज भी भारतीय किसान साहूकारों के पास ब्याज से पैसे ले लेते हैं। और प्रकृति का काल चक्र तो आप जानते ही है, एक साल बारिश होती है, कई अकाल पड़ता है, बेहद नुकसान किसानों का होता है। बीमा के बारे में हम बात न करें तो ही अच्छा है। बीमा कंपनियों के बारे में किस प्रकार धोखाधड़ी किसानों की बीमा कंपनियों के साथ हो रही है, आज हर अखबार में वार्ता आ रही है कि किसान बीमा भरने के लिए भी आज तैयार नहीं है बीमा कंपनियों में। यही हालात है आज भारतीय किसान। और एक प्रगत राष्ट्रों में घर बैठे पानी या रासायनिक खाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए विदेशी किसान घर बैठे दे रहा है। कहाँ का प्रगत राष्ट्र और हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार की स्थिति है किसानों की आज भी, इसमें हम तुलना भी बच्चों कर सकते हैं। इसलिए समकालीन प्रेमचंद का लेखन आज भी समकालीन लग रहा है। उनकी कुछ कहानियों का जिक्र करता हूँ बच्चों, जिसमें आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी आज भी कहानी है स्त्री और पुरुष। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपने वो कहानी पढ़ी होगी। एसएल के पाठ्यक्रम में मेरा जीवन नाम का उनका पाठ है, वो भी आपने पढ़ा होगा। इसके पहले भी उनकी कहानी थी बड़े घर की बेटी, बीए के पाठ्यक्रम में, वो भी आपने पढ़ी होगी। कोई भी कहानी प्रेमचंद की पढ़ी है बच्चों, हमारा मन ललचाता है आगे 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 पढ़ने का, क्या होगा आगे। जैसे कोई फिल्म देखने के लिए हम थिएटर में जाते हैं और हमारा मन ललचाता है आगे क्या होगा फिल्म में, या कोई फिल्म का ट्रेलर जब आने वाली फिल्म का देखते हैं तो उस फिल्म को देखने के लिए जैसे हमारा मन ललचाता है, उसी प्रकार प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते समय कोई भी पाठक वो किताब बाजू में नहीं रखेगा बच्चों। यही तो प्रेमचंद की महानता है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी रात जैसी कहानी, उसका अगर जिक्र करें बच्चों तो किसान की अवस्था उसमें बहुत ही बखूबी ढंग से चित्रित हुई है।
की रात का जो किसान है, शायद कुछ अंश में जरूर सुधार आया होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं आया। समय और काल के अनुरूप सुधार जरूर आया है बच्चों, परंतु समस्या हटने के लिए तैयार नहीं है। उस फूस की रात का नायक हल्को, उसकी विपन्नावस्था देख लीजिए कहानी के माध्यम से। जब कहानी पढ़ेंगे, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, रात की ठंडी में जब खेती की रखवाली करने के लिए चला जाता है तो ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, बिछाने के लिए कोई दरी नहीं है, पूरा वस्त्र ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। गरीबी और मजबूरी का शिकार बना हुआ हल्को अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, परंतु उसकी ईमानदारी देख लीजिए, काम करने के प्रति उसकी लगन देखिए। छात्रों, बहुत कुछ हल्को से आप सीख सकते हैं, हल्को से आदर्श ले सकते हैं। आजकल के जमाने में हम छात्र, दोष नहीं दे रहा हूं मैं बच्चों, परंतु एकाध समस्या भी कल से ऑनलाइन आभासी पटल पर परीक्षा शुरू हो गई, कुछ छात्रों का लॉगिन नहीं खुल रहा है। मेरे पास कई छात्र आ रहे हैं, आपके कॉलेज में भी आप गए होंगे अपने अपने अध्यापकों के पास, हम कह रहे सर लॉगिन नहीं खुल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम कुछ ही समय में, पलों में अपने आप को हार लेते हैं, परंतु हल्को का आदर्श देखिए, हल्को की जीवन जीने की कला देखिए बच्चों। बहुत कुछ आदर्श आप हल्को से ले सकते हैं। ठाकुर का कुआं जैसी कहानी जब आप पढ़ते हैं बच्चों, पानी की समस्या को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सरदार तलेकर सत्याग्रह किया था, दलितों को पानी पीने की सुविधा नहीं थी, सभी समाज और सभी स्तर का लेखन प्रेमचंद का है। महाजनी सभ्यता का तो विरोध करते ही है, परंतु छुआछूत की समस्या को अपने लेखन के माध्यम से वे सामने लाते हैं। ब्राह्मणों को, उस जमाने के, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण जाति को मैं, मेरा दोष देने का बिल्कुल इरादा नहीं है बच्चों, परंतु उस काल जाति व्यवस्था ही इस प्रकार की बनी हुई थी कि कई कुछ चुनिंदा ब्राह्मणों के जरिए उस कुएं का पानी पीने के लिए मना था दलित लोगों के लिए। और ऐसे ये ठाकुर लोग, ब्राह्मण लोग अपनी जाति श्रेष्ठ मानते थे, श्रेष्ठ समझते थे। इन लोगों को सबक सिखाने का कार्य प्रेमचंद ने उस काल में अपने लेखन के माध्यम से। कफन जैसी कहानी तो हिंदी साहित्य जगत में आदर्शवत कहानी मानी जाती है। यीशु और माधव की पत्नी चल बसी है यीशु की, ऐसे समय पर उसका तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, परंतु समाज में उस वक्त भी कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने यीशु और माधव को उनकी पत्नी का अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं कफन लाने के लिए। परंतु यीशु और माधव जब वे कफन के पैसे लेकर कफन खरीदने जाते हैं तो बाप बेटे बातें करते हैं, जिसे मरने पर कपड़े की क्या आवश्यकता है। समकालीन परिस्थिति में भी ऐसे माँ बाप और उनके बेटे आज भी हमें दिखाई दे रहे बच्चों। ऐसे कई बेटे जो माँ बाप को अपना आदर्श नहीं मानते, माँ बाप की चिंता करना, माँ बाप की सेवा करना अपना धर्म नहीं मानते। इसलिए तो वृद्धाश्रमों की संख्या आज के समय में बढ़ रही है। हमारे नहीं होंगे माँ बाप वृद्धाश्रम में, परंतु हमारे साथ में आसपास जो लोग रहते हैं उनके तो माँ बाप वृद्धाश्रम में जरूर है। कफन कहानी से बहुत कुछ आदर्श हम ले सकते हैं बच्चों, और ये लोगों से मिले हुए पैसे शराब पीने में लगाते हैं। क्या आदर्श लेंगे इस कहानी से? किस प्रकार की सीख लेंगे इस कहानी से बच्चों? आप कहानी को पढ़ लीजिए, कफन कहानी को, जो हिंदी साहित्य जगत में महान कहानी मानी जाती है। जैसे कि हिंदी साहित्य जगत में कई कहानियां लिखी गई, परंतु वे सारी कहानियों में कफन आज भी
उतनी ही समकालीन है जितनी वह लिखी गई तब थी। और ऐसे प्रेमचंद की महानता को लेकर बात करते हैं बच्चों, तो ऐसे महान लेखक प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर ही बन जाते हैं। और उनका पद्म उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास जैसे आप पढ़ सकते हैं, उनसे भी कुछ आप आदर्श ले सकते हैं। उनकी पात्र जो है, जैसे कि मैं आपके सामने कहूं तो ये गौर नहीं होगा बच्चों कि जिस प्रकार का लेखन कार्य प्रेमचंद ने उनके काल में किया है, वो लेखन कार्य और सारा लेखन पढ़ते समय मैं कहूंगा कि कभी कभी शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गबन गबन यानी भ्रष्टाचार, गबन ये उपन्यास आज भी समकालीन लग रहा है। आज हम सारे लोग जानते हैं कि समाज के हर क्षेत्र में आज गबन हो रहा है, गबन चल रहा है। हम सभी गबन या भ्रष्टाचार के शिकार है। गबन में वो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद प्रस्तुत किया है। गबन के नायक रंगनाथ थे और नायिका आभूषण की समस्या हो स्त्रियों की, वो आभूषण बड़े प्रिय होते हैं, परंतु मान मर्यादाओं को के चले जाने के पश्चात बच्चों, जो मिथ्या अभिमान होता है हमारा, सामाजिक द्वंद जो होता है बच्चों हमारा, और बढ़ती फैशन की वजह से मनुष्य जो गबन के पीछे लगा हुआ है, आमदनी से जो भी पैसा मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट नहीं है और कुछ पैसा कमाना हम चाहते हैं। हर क्षेत्र में हम ये देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार पनप रहा है, बढ़ रहा है। अंतिम 2 मिनट में आपके लेता हूं छात्रों। मुझे कहना यह है कि अब कोई कहानी और कोई उपन्यास का जिक्र नहीं करूंगा मैं, परंतु समकालीन परिस्थिति में प्रेमचंद की लेखन की आवश्यकता क्यों है, इस पर मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। प्रेमचंद का कोई भी साहित्य जब हम पढ़ते हैं, मैंने जैसा शुरू में कहा कि तिलोत्तमी आयारी उपन्यास लिखने वाले प्रेमचंद धीरे धीरे उनका लेखन कार्य भी बदलता है और यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी लेखन प्रेमचंद का कार्य हम देखते हैं। समाज की सच्चाई को प्रस्तुत, आज भी हम समाज की सच्चाई से कोई भी व्यक्ति मुंह मोड़ नहीं सकता छात्रों, परंतु समाज की सच्चाई जो भी कुछ हो, परंतु आदर्श को हमें भूलना नहीं चाहिए। जो आज के समय में ज्यादा मात्रा में हमें समाज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आदर्श हमारे भूलते जा रहे हैं, हमारे आदर्श बदल गए। जो आदर्श हमारे, जैसे दुष्ट का टीका नामक एक कहानी है बच्चों, एसएल के पाठ्यक्रम में में प्रथम वर्ष में आपने पढ़ी होगी, इसमें शौनक टीका करने का विरोध करता है, कहता है रक्षाबंधन का त्योहार है और बुआ बताती है कि शौनक तुम्हें तुम्हारी बहन बिन्नी से टीका करवाना है। तो शौनक टीका करवाना अपना कर्तव्य नहीं समझता, वो कहता है कि ये सब पैसे अटकाने की ट्रिक है, किया है। और बिन्नी भी कहती है, बुआ कहती है कि उपवास करो, आज रक्षाबंधन का दिन है, जब तक भाई के हाथ में राखी नहीं बांधोगी तब तक कुछ खाना नहीं है। और वो कहती है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने ऑमलेट खा लिया है। ये हिंदी भाषा में बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का रखरखाव करने की जो अत्याधुनिक ढंग की प्रवृत्ति आजकल नौजवानों में, नवयुवतियों में आ रही है, प्रवृत्ति का पर्दाफाश करने की कोशिश और भारतीय संस्कृति की मान मर्यादाओं को भूलती जा रही है परंपरा है या आज की जो पीढ़ी है उसका चित्रण। और वो कहती है मेरा भाई मेरी रक्षा क्यों करेगा, मैं कराटे सीखकर मेरी खुद रक्षा
की मानसिकता और भाई की मानसिकता आज के समय में कितनी बदल रही है। प्रेमचंद की ऐसी कई कहानियों से बच्चों यही समकालीनता का संदेश उनके साहित्य में मिल रहा है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद का साहित्य इसीलिए तो मील का पत्थर आपके सामने बन चुका है, बन रहा है और कई सालों तक बनता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयोजकों ने मुझे इस समय यहाँ पर रूबरू होने से मुझे मौका दिया, इसलिए मैं इन संयोजकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे चंद शब्दों को विराम देता हूँ। बोलते समय मुझसे अगर कुछ गड़बड़ी या गलती हुई होगी तो मुझे सभी माफ करेंगे। विद के साथ मैं मेरी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। आज प्रेम जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे असुविधा को जिन्होंने सुविधा बनाया और हमारे ऐन समय पे हमारी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर युवराज जी मुड़ेसर उन्होंने प्रेमचंद का साहित्य संसार इस विषय पर हमारे सभी छात्रों को एक सार्थक जानकारी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की। इसलिए मैं हमारे दोनों महाविद्यालय की ओर से सर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही इस सभी व्याख्यान के लिए जुड़े हुए हम हमारे दोनों महाविद्यालय के प्रधानाचार्य उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे सहयोगी सभी साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे प्रधानाचार्य के ओर से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति हुई ऐसी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका। हाँ जी, बहुत अच्छा और विस्तृत से बात रखी आपने जी।